नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात करेंगे 2022 में कौन फिसड्डी और सियासत की एबीसीडी आपको समझाएंगे। जी हां, यूपी में 2022 की जंग दिन ब दिन तीखी और धारदार होती जा रही है। वार पलटवार की सियासी मिर्च एक दूसरे की आंख और मुंह पर उड़ेलकर जीत हार के दांव पे चले जा रहे हैं। सियासत की एबीसीडी एक दूसरे को पढ़ाई जा रही है और इन सब के बीच कोरोना का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। यानी एक और कुर्सी बचाने और गंवाने का रिस्क तो दूसरी ओर कोरोना से जान का रिस्क, दोनों बढ़ता जा रहा है। कोरोना प्रभावित राज्य घोषित हुआ उत्तर प्रदेश। ये स्पीच एक बड़ी खबर आ गई है। 31 मार्च 2022 तक कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया उत्तर प्रदेश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 79 पॉजिटिव केस मिले हैं। उसके बाद यह बड़ा फैसला, देश में ओमिक्रॉन के 781 और कोरोना के 9000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। अब तक ये कुल आंकड़ा है। तो कोरोना प्रभावित राज्य घोषित हुआ उत्तर प्रदेश। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 31 मार्च 2022 तक कोरोना प्रभावित राज्य घोषित हो चुका है उत्तर प्रदेश। आपको याद है कि चुनाव आयोग की टीम भी उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूद है। आज दूसरा दिन है। तो आप देख रहे हैं कि यूपी को कोरोना राज्य घोषित कर दिया गया है। यानी कि चुनाव टालने की अटकलें एक बार फिर हवा में उड़ने लगी हैं। तो दूसरी ओर नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। आज योगी गोरखपुर समेत 3 जिलों के दौरे करेंगे। तो प्रियंका गांधी फिरोजाबाद में जीत की प्रतिज्ञा लेंगी और इससे पहले अमित शाह ने जो सियासी एबीसीडी यानी कि आतंक, अपराध, भाई भतीजावाद और आप देख रहे हैं कि दंगा वाला कहकर ये पाठ पढ़ाया था, अखिलेश ने उसका तोड़ भी अब बीजेपी छोड़ दो कहकर दे दिया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किसका एबीसीडी चुनावों में हिट रहेगा। क्या बढ़ते कोरोना की वजह से चुनाव टालने की तैयारी की जाएगी? क्या रैलियों पर अब रोक लगाई जाएगी या चुनाव प्रचार के नियम बदले जाएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं जमीन से सच्चा माहौल बताने वाले राजीव रंजन और नेताओं का बड़ा पैनल। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सियासत की एबीसीडी और सियासी भ्रष्टाचार के इत्र की महक को समझ लीजिए। ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। सुनने में आया कि दिल्ली वाले एक आए हैं, दूसरे नंबर वाले नेता। वैसे दूसरा नंबर अच्छा नहीं होता, 2 नंबर ही अच्छा नहीं होता। 1 नंबर को चलो छोड़ो, लेकिन 2 नंबर ही आए हैं। वो हम लोग को एबीसीडी सिखा रहे हैं। बताओ एबीसीडी। वो कह रहे हैं समाजवादी लोग एबीसीडी सीख जाए। हम उनसे कहते हैं कि पहले बाबा मुख्यमंत्री को एबीसीडी सिखा दो, फिर हम भी सीख जाएंगे। और जो अपने बाबा मुख्यमंत्री को एबीसीडी नहीं सिखा पा रहा, वो हमें क्या एबीसीडी सिखाएगा? तो हुंकार नेता भर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यही आई कि कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। इसमें देखना होगा कि आगे चुनाव प्रचार को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी यूपी स्पोक्स पर्सन राजेश चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत इस चर्चा में। समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजीज खान भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और साथ ही मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन भी लखनऊ से मौजूद है और अशोक तिवारी भी लखनऊ से मौजूद है। दोनों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मौसम लखनऊ में ठीक नहीं है। तो राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। दरअसल आज मैं ना सियासत की एबीसीडी आपसे समझना चाह रही हूं। काफी दिन हो गए हैं, आप जमीन पर भी हैं, माहौल दिखा रहे हैं। जो हालात बने हुए हैं उसमें कौन किस पर भारी नजर आ रहा है? राजीव। देखिए विपनेश, बात वहां से शुरू करते हैं। एक तो लखनऊ का मौसम, बारिश हो रही है और पूरी ठंड लखनऊ में ज़्यादा है। मुझे देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सियासी तापमान को कहिए तो इस ठंड से कहीं ज़्यादा गर्मी सियासत में आई हुई है। अगर आप
गाजीपुर से गाजियाबाद तक देखें तो सिर्फ चुनाव की चर्चा है। और इस चुनाव में गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक अभी तक आज की तारीख तक ये चुनाव दो तरफा है। दो तरफ, एक तरफ अखिलेश यादव है जो अकेले अपने पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और दूसरी तरफ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है। रोज का कार्यक्रम लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता खाली नहीं है। या तो उसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाना है, या गृह मंत्री के कार्यक्रम में जाना है, या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाना है। जन विश्वास यात्राएं लगातार चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दम लगाया हुआ, वैसे भी वो चुनाव लड़ने के मास्टर हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। आप देख ही रहे हैं रोज कुछ ना कुछ उठा पटक हो रही है, लेकिन लड़ाई सीधी होती चली जा रही है। और ये लड़ाई इसीलिए बहुत रोमांचक और दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन इस बीच जनता को खतरा ओमिक्रॉन से है और ओमिक्रॉन के खतरे के साए में जनता चुनाव के टलने और होने पर सबसे ज्यादा चर्चा कर रही है। मैं सबसे पहले यह भी बता दूं, कल उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 31 मार्च तक कोरोना ग्रसित राज्य कोरोना इन्फेक्टेड स्टेट के तौर पर इसको आगे बढ़ा दिया है। इसको भी समझना जरूरी है। बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि इसको कर दिया है तो इसका मतलब चुनाव टलेगा क्या। दरअसल क्या है कि इसके पहले जब कोरोना राज्य घोषित किया गया था तो उसकी मियाद 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो रही थी। आपको पूरे प्रदेश में अगर आप कोरोना राज्य घोषित करते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल नियम वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना वहां नियम की तरह हो जाता है। जो इसका उल्लंघन करेगा महामारी एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ इसके लिए 31 मार्च 2020 तक 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके कोरोना राज्य घोषित होने से इसके चुनाव टलने या होने की कहीं कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने पूरी दुनिया में एक स्टडी की कि कोरोना काल में कहां-कहां चुनाव हुए, कहां-कहां नहीं चुनाव हुए। ऐसी स्थिति में एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है कि 124 देशों में कोरोना काल में चुनाव हुए हैं। राष्ट्रीय या क्षेत्रीय या जिस तरह की जनमत संग्रह जो भी बोलिए, 124 देशों में कराए गए हैं और 79 देशों में, मतलब 80 से एक कम देशों में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय या जनमत संग्रह के जो प्रक्रिया है उसको टाला गया है। यानी चुनाव कराए जाने वालों की संख्या ज्यादा है, टाले जाने वालों की कम है। आप रशिया का भी उदाहरण है, बोलीविया का उदाहरण है, बहुत सारे देशों का उदाहरण सामने है। तो चुनाव आयोग इस समय लखनऊ में है और मेरी जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के चुनाव टलने वाले नहीं है और अगले हफ्ते इसका ऐलान हो सकता है। और इसीलिए आप देखें कि सारे राजनीतिक दल उसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आकर के खुद चुनाव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि निर्देश साफ है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर के नेताओं को यह जानकारी दी गई है कि चुनाव समय पर होंगे और संभवतः मार्च या 15 अप्रैल तक चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में, अभी तो आपने इत्र व्यवसायी के घर पे छापा पड़ा तो देखा कि किस तरह का हुआ है कार्यक्रम। अभी आपने ABCD देखी। कुल मिला के ABCD से जेड तक मैं कह रहा हूं लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है। और जब भी लड़ाई दो तरफा होती है तो तलवार की धार है। कल कोई इधर कट के गिर सकता है, आधा हिस्सा इधर गिर सकता है। अब किधर का हिस्सा ज्यादा गिरेगा कट करके तलवार की धार पर, यह जनता तय करेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ABCD का मतलब समझा रहे हैं नेता एक दूसरे को, और दूसरी तरफ कोरोना भी खूब दम भर रहा है उत्तर प्रदेश में। आप चुनाव आयोग का जिक्र किया है आपने, सीधे मैं अशोक तिवारी का रुख कर लेती हूँ। वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। अशोक तिवारी, कल टीम पहुंची, क्या क्या हुआ? और खबर यह भी है कि विपक्षी पार्टियों ने कुछ बातें रखी हैं चुनाव आयोग की टीम के सामने, और आज क्या होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर कल जब चुनाव आयोग की टीम के साथ तमाम सारे जो विपक्षी दल हैं उनके साथ जब उनकी बैठक हुई तो अलग अलग दलों ने अपनी अलग अलग मांगे उनके सामने रखी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की गई, कुछ अधिकारी बहुत उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, अगर वो पदों पर बने रहेंगे तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से यह कहा गया कि चुनाव आचार संहिता का चुनाव के दौरान बहुत सख्ती से पालन करवाया जाए। और जो बीएसपी है उसकी तरफ से यह भी कहा गया कि जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले भाषण बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं उस पर चुनाव आयोग को कड़ाई से प्रतिबंध लगाना चाहिए।
इसके अलावा यह भी कहा गया कि कोरोना का जो बढ़ता हुआ संक्रमण अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग को अलग से कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। तो कल तमाम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपोजिशन में है, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा और बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि जितने भी बूथ होंगे वहां पर कम से कम एक महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाए, ताकि जो महिलाएं वोट करने के लिए आएंगी, पर्दानशी महिलाएं, कम से कम उनकी पहचान, उनकी वोटर आईडी को देखने के बाद ही मतदान की प्रक्रिया करवाई जाए। आज का दिन चुनाव आयोग के लिए बेहद अहम है, क्योंकि कल राजनीतिक दलों के साथ उनकी बैठक हुई थी। आज उनकी बैठक जिला निर्वाचन अधिकारियों, आईजी यानी पुलिस अधिकारियों के साथ भी होने वाली है और उनके साथ भी चुनाव की प्रक्रिया को लेकर मंथन करने वाले हैं। और इसके अलावा कल का दिन बेहद अहम होगा, क्योंकि कल चुनाव आयोग की टीम की तरफ से लखनऊ में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही गई है। दोपहर 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल राजधानी लखनऊ में होगी, यानी कि 3 दिनों का पूरा मंथन जो चुनाव आयोग की टीम ने लखनऊ में किया, उसका सार वो कल मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अभी फिलहाल चुनाव आयोग की टीम इस वक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और यह बैठक देर शाम तक जारी रहने वाली है। जी ठीक है, आपके पास आते हैं राजेश चौधरी। आपने सुना अशोक तिवारी को, कल की मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बातें रखी गई हैं कि बीजेपी के ही लोग बैठे हुए हैं उच्च पदों पर, इसीलिए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, वो ये आशंका जता रहे हैं। पहले ही क्वेश्चन मार्क वोटिंग से पहले आप पर। देखिए, इससे ये प्रतीत होता है कि अधिकारियों में भी ये लोग भेद मान करके चलते हैं। ये भी सरकार में थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सरकार में रहे होंगे उस समय इन्होंने निश्चित रूप से अधिकारियों पर इस तरह का दबाव बनाया होगा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाए। अधिकारी किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है। जो आईएएस क्वालिफाई करके आ रहा है उसका अपने संविधान की शपथ खाई और अपने देश के प्रति उसका समर्पण रहता है। चुनाव आयोग पर शक उठाना, अधिकारियों पर शक उठाना, मुझे तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी चुनाव के मैदान में जाने से पहले ही अपनी हार मान रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जनता उमड़ रही है, जनविश्वास यात्रा में अभूतपूर्व लोग आए और अभूतपूर्व सफलता उसको जनविश्वास यात्रा को मिली, उससे इनके पैर कांप रहे हैं। इनके पास मुद्दे नहीं है चुनाव में जाने के लिए। कभी जिन्ना की बात करेंगे, कभी सरदार पटेल का अपमान करने का काम करेंगे, कभी साधु सन्यासियों को चिलमची बताएंगे, भगवा से नफरत करेंगे। ऐसी अनेक बातें हैं जो इनको चुनाव में मुद्दा मिलती नहीं है। ये तो अपराध करते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, अराजकता के माहौल में उत्तर प्रदेश को छोड़ करके गए थे। आज तो वो माहौल है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है वो अधिकारियों में कमी निकालेंगे, निर्वाचन आयोग में कमी निकालेंगे, फिर जनता में भी कमी निकालेंगे और कुछ नहीं बचेगा। जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम पर दोष मरेंगे। इनका काम केवल दोष मरना है, अपने शासन में कुछ करते नहीं है और दूसरे के शासन में अच्छा काम हो तो उसके लिए प्रशंसा तो कर नहीं सकते। प्रशंसा नहीं करेंगे तो कम से कम आलोचना का मुद्दा नहीं मिलेगा, तो वो अधिकारियों में कमी निकाल रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, कल ऐसे लगा कि ये जो कोरोना बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, अब तो कोरोना प्रभावित राज्य भी घोषित कर दिया गया है, तो चिंता आपकी ये होगी, लेकिन वहां पर भी चिंता चुनाव को लेकर थी समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल चिंता होनी भी चाहिए और समाजवादी पार्टी जो चिंता कर रही है वो बहुत जरूरी है चिंता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल है, जो नॉर्म्स है इसके जो कोरोना है उसको फॉलो करना चाहिए। और हम अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें बुराई क्या करते हैं, हम जनता की हित की बात करते हैं। एक बात। दूसरी बात, कल माननीय अमित शाह जी ने कहा साहब ABCD, मैं कहना चाह रहा हूं राजेश चौधरी जी को कि ABCD पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पढ़ाएं, क्योंकि उस ABCD से आपके कार्यकर्ता भाग रहे हैं, वो उब गए हैं। उन्होंने देखा हाथरस, लखीमपुर से जैसे गोरखपुर, तमाम ऐसे कांड हुए हैं, कहीं ना कहीं लोग पीड़ित हैं। और एक बात आप समझिए, माननीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में आकर के जो दुर्गंध फैला रहे हैं, माननीय मोदी जी जो दुर्गंध फैला रहे हैं, अपने 7 साल की जो नाकामियां हैं उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जानिए जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है। बड़े बड़े दावे थे, बड़े बड़े वादे थे कि साहब काला धन खत्म, तमाम तरीके के वादे किए गए थे, लाखों लोगों को लाइनों में लगा दिया गया, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी नोटबंदी में। आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नाकामी है उत्तर प्रदेश में, आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, अभी इन्होंने कहा तकलीफ है जनसैलाब। अरे भाई, जनसैलाब से देख के तकलीफ किसको है? आपके पैर उखड़ गए हैं। आज जिस तरीके से भीड़ आप खरीद कर ला रहे हैं, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, बसों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी भीड़ आपकी इकट्ठा नहीं हो रही है, उत्साह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रात रात भर रथ चल रहा है, लोगों में उत्साह है, क्रेज है माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ, आपके जमीन पूरी तरह से उखड़ गए हैं। और आपके जो नेतागण हैं, जो बाहर से आयात किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, परेशान है। उनको लग रहा है, एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो हाथ से निकल गया।
मैं सलाह देना चाहता हूं, अगर यही काम माननीय अमित शाह जी 5 साल पहले नहीं, से टू वेरी अर्ली डॉक्टर अजीज खान, अभी तो जनता को तय करने दीजिए कौन हारेगा कौन जीतेगा, अभी तो वोटिंग होनी है, फिर परिणाम आएंगे। उनको राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए। की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, एबीसीडी की बात कर रहे थे अजीज खान साहब, मैं इनको बताना चाहूंगा। ए का मतलब पूछिए मुख्तार अंसारी को, जो खुली हुई जिप्सी में AK-47 लेकर के मऊ के दंगे में कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में घूमता था गुंडों बदमाशों की तरफ। आज ए का मतलब उसको समझ आ रहा है अपराधी को, और ए का मतलब समझना है तो जाके समझिए अतीक अहमद से, जिसके हाथों में, जिसकी बाहों में गलवैया डाल करके आप घूमते थे। मैं अभी एक फोटो देख रहा था सोशल मीडिया में, उत्तर प्रदेश के एक DGP रहे, उन्होंने ट्वीट किया था, चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री अतीक अहमद के घर गए और वहां जाकर के अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने का काम कर रहे थे। उसको पूछिए अतीक अहमद को, और ए का मतलब पूछिए आजम खां को, जिसने गरीबों की, जनता की तमाम जमीन को कब्जा करके एक अवैध बिल्डिंग बनाने का काम किया था। ए का मतलब पूछिए कैराना में जाकर के फुरकान को। ए का मतलब पूछिए उन अपराधियों को जो 1500 अपराधी जाकर के आज जेल के अंदर अपनी जमानत कैंसिल करा के जेल के अंदर चले गए। ये दिया है। आप उस ए को बढ़ावा देते थे, हम अपराधियों पर कहर बन करके टूटने का काम करते हैं। आप अपराधियों को थाने के अंदर ऐसो के बराबर बिठा करके सम्मान देने का काम करते हो। दूसरी बात भाई भतीजाबाद की, बी की बात कर रहे थे आप। अरे आप सोचिए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, और उसके बाद आप आओगे धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव, कितने यादव भैया, एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। भाई भतीजावाद नहीं है तो और क्या है मित्र? मैं पूछना चाहता हूं अजीज खान साहब, आप तो बने नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी के। मुलायम सिंह जी ने छोड़ा तो किसी कार्यकर्ता को बनाते ना। एक मिनट में इसमें अब राजीव रंजन को लेके आना चाह रही हूँ, क्योंकि वहां पर एक मिनट रुकिए चौधरी साहब, एक मिनट रुकिए। सवाल जो उठाया ना ABCD वाला, ABCD, राजीव मैं आपके पास आ रही हूँ। जो ये एक दूसरे को ABCD समझाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा अंतर है किसी भी पार्टी में। सब बाहुबली, दल बल, ऐसे सब पार्टियों में नेता भरे हुए हैं। ये देखिए विपनेश, ये ABCD समझा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो निवास है वो 5 KD है, तो यहाँ शॉर्ट में बोलने की थोड़ी परंपरा है। 5 KD का मतलब 5 कालीदास। तो ये ABCD जो अपने हिसाब से समझाने की कोशिश राजनीतिक दल करते हैं, दरअसल आपके चेहरे पर चेचक का दाग हो और आपका राजनीतिक विरोधी उसे सफेद दाग साबित कर दे, यही कला राजनीतिक दलों में होती है। अगर अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चूंकि मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि क्या उत्तर प्रदेश में माफिया के तौर पर सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद है, और इनकी सरपरस्ती में 3-3 जो जिला पंचायत के अध्यक्ष जिन लोगों ने निर्विरोध जीता है और जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड नहीं है, वो कौन लोग हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता, शायद बीजेपी के प्रवक्ता बोल दें। सब सवाल सिर्फ इस बात का है कि एक आदमी ने माहौल क्या है में बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि अभी ये सरकार है, ये हवन पूजन कराएगी, अगली आएगी तो वो नमाज पढ़वाएगी, जिसको जो सूट करता है वो बोलता है, ये जनता फैसला करेगी। हम तो पत्रकार के तौर पर आईना दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अगर कोई बात कहना चाहें तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि 2 सिटिंग विधायक कृष्णानंद राय चाहे जैसे भी थे, उन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव हराया तो उनका सरेआम कत्ल कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। राजू पाल ने अतीक अहमद के परिवार को विधायक का चुनाव हराया, इलाहाबाद पश्चिम थे, तो उसको इलाहाबाद की सिविल लाइंस में सरेआम गोलियों से भून दिया गया, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो ये सारे दलों की बात है। मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो बाहुबली को राजनीति में लाने का जिस काम किया, उस पार्टी का नाम
नाम कांग्रेस पार्टी था जब हरिशंकर तिवारी को अमेठी का चुनाव संयोजक बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी जो कहती थी चढ़ गुंडों की छाती पर, माफिया मुख्तार अंसारी को अभी 1 महीने पहले इसी बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाला है। और इसी काशी से, जहां प्रधानमंत्री इस समय सांसद है, उसी काशी से, उसी बनारस से 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी को हाथी पर चढ़ा करके बहन मायावती ने मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। तो ये सारे राजनीतिक दल, चाहे जो से भी राजनीतिक दलों, मैं सारा इतिहास भूगोल सबका बता सकता हूं, मैं नाम ले सकता हूं कि कौन कौन लोग हैं। हाँ, ये ठीक है कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ की है, और पिछले कई वर्षों से जो लोग जानते हैं, पिछले 15-20 वर्षों से मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक अदावत रही है। जब हिंदू वाहिनी बना करके योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के कैंडिडेट उतारते थे, वो इतिहास है कि भाजपा के कैंडिडेट को हराने के लिए योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से अपना विधायक उतारा था और भाजपा का घोषित उम्मीदवार हार गया था। तब हिंदू युवा वाहिनी जब बनाई थी आदित्यनाथ ने, तभी उसी वक्त मुख्तार अंसारी ने भी पूर्वांचल में कौमी एकता दल बनाया था। तो ये लड़ाई इनकी चलती रही थी। आज योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे हैं तो हवन पूजन हो रहा है, कल अगली पार्टी आएगी तो कहीं नमाज पढ़ा जाने लगेगा। ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों पक्ष करते रहते हैं। विपनेश, हम रोज चर्चा भी करते हैं। बहरहाल अभी सारे राजनीतिक दल ये बताएंगे कि अखिलेश यादव के उन्नाव में बहुत जनसभा जुड़ी थी, अपार जनशक्ति प्रदर्शन हुआ, जन विश्वास यात्राओं में जो सैलाब उमड़ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की नींद हराम कर देगी। लेकिन उसी में जो कोरोना टहल रहा है और जिनके घरों के लोग जान गंवाएंगे, पिछली लहर में जो गंवाए थे उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान के चुनाव में 100 से 500% दर ग्राम प्रधान के चुनाव की वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ा था। 1621 शिक्षकों की मौत की लिस्ट प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी थी। 30 लाख मुआवजा देने की बात सरकार ने की थी, लेकिन बाद में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा देने में सरकार मुकर गई। वो सारे 1621 शिक्षक जो अपनी जान गंवाए हैं और उनके परिवार वालों को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, ये उत्तर प्रदेश जानता है। जिन लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है, हर गांव में मैं जाते रहता हूं, लोगों ने जान अपनी गंवाई है। तब क्या हुआ था, वो अब फिर चुनाव होगा, फिर क्या होगा। हम रोज अपील करते हैं, नेता अपनी बात करते हैं, जनता घरों में कैद रहे, अपने मताधिकार का प्रयोग तो करे, भावावेश में आके अपनी जान को खतरे में मत डाले। आप जिस नोएडा से बोल रही हैं, पिछले 24 घंटों में वहां कोरोना का मामला 2 गुना हुआ, उत्तर प्रदेश में 2 गुना हुआ है। कि कब किस तेजी से रफ्तार पकड़ ले। अब देखिए मौसम भी खराब हो रहा है, इसके बाद कोरोना बहुत तेज चलता है। राजीव, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और आज मैं ब्रेकिंग विद एजेंडा में जनता से अपील करती हूं, जिन राज्यों में चुनाव है और जो लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं, प्लीज अपनी जान की परवाह कीजिए, प्लीज, क्योंकि नेताओं को तो अभी समझ में नहीं आ रहा, उनका तो सिर्फ फोकस वोट पर है। डॉक्टर अजीज खान, सही कहा मैंने, क्योंकि अपनी सहूलियत के हिसाब से हर पार्टी काम करती है। देखिए विपनेश जी, पहले तो मैं राजेश जी के सवाल का जवाब दे दी। इन्होंने ए का बड़ा लंबा चौड़ा फहरिस्त बताया। उस ए में शायद अतीक अहमद पार्टी समाजवादी पार्टी में नहीं, मुख्तार अंसारी नहीं है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि अशोक चंदेल के ऊपर 37 मुकदमे ये इनके पार्टी में। ए से अजय सिपाही भी हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे 81 है, शायद उनके बारे में नहीं बताया। और बी के बारे में ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, उनके बारे में नहीं बताया। बी से विनीत सिंह के बारे में नहीं बताया कि 35 मुकदमे हैं। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर 84 मुकदमे हैं। बी से बादशाह सिंह के ऊपर 88 मुकदमे। अरे एबीसी उन्होंने हर पार्टी का बताया, सभी पार्टियों के लिए बोला है उन्होंने। डॉक्टर अजीज खान, सभी पार्टियों का नाम लिया है उन्होंने, कोई पार्टी इससे छूती नहीं है। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। जिनका नाम बता रहा हूं, अरे सुनिए ना, जिनका नाम बता रहा हूं इनके पार्टी में है, और जिनका नाम ये बता रहे मेरी पार्टी में नहीं है। आखिर इन पर इन्होंने क्या कार्रवाई किया? ये कह रहे माफियाओं पे बुलडोजर चलाया। 4 नाम के अलावा ये बता दें किस पर बुलडोजर चलाया। 24 नाम इनको हम देंगे जो इनकी पार्टी में है और माफिया है, चाहे वो चुलबुल सिंह हो, सोनू सिंह, मोनू सिंह, पिंटू सिंह, सनी सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह, XYZ। एक लंबी फहरिस्त है। किसी के ऊपर 50 मुकदमा, 70 मुकदमा, 80 मुकदमा। सवाल इस बात का है, ये खांसी के दांत खाने के और दिखाने के और आज माफियाओं का जो संग्रह इकट्ठा कर रखा है ना इन्होंने, और ये जो बातें ABCD के कर रहे हैं, यही ABCD देख करके उत्तर प्रदेश की जनता आपको बेनकाब करने जा रही है। आज आप घबराए हुए हैं, इसलिए ABCD का पाठ फिर से शुरुआत किया है। हम तो Z तक पहुंच गए हैं, आप ABCD में लटके रहे। एक बात। दूसरी बात,
ये कानून व्यवस्था की बात करना चाह रहे थे। मैं कानून व्यवस्था पे कहना चाह रहा हूं, वही अतीक अहमद है, कहा इन्होंने कि उनकी जमीन 1731 वर्ग फीट खाली कराया। मैं कह रहा हूं उसी भूमि पूजन में बच्चा पासी भी शामिल था, शायद पता इनको नहीं है। छोटा राजन का दाहिना हाथ, उसने फूलमाला मुख्यमंत्री महोदय को पहनाया। वही में अंजीत कुशवाहा भी शामिल थे, फूलमाला लिए खड़े थे। कौन थे? ये राजीव भाई जानते, D46 गैंग इलाहाबाद में चलता है, और उसी D46 गैंग के ये सारे लोग मुख्यमंत्री महोदय को माला पहनाते हैं। वहीं पे माननीय अमित शाह जी को माला पहनाते हैं, और शायद राजेश चौधरी जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं दावा करता हूं। राजेश चौधरी जी, वैसे तो इससे आगे निकलना था, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बात करनी थी, कोरोना को लेकर बात करनी थी, लेकिन देखिए ना, दुर्भाग्य देखिए राजीव, हम 4-5 दिन हो गए इस बात पे चर्चा करते हुए, ब्रेकिंग विद एजेंडा में सवाल उठाते हुए कि कौन सी पार्टी पहल करेगी सबसे पहले और रोकेगी इस भीड़ को कि नहीं हम घर से बैठ के वर्चुअली चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन यहां तो राजेश चौधरी जी आप भी उसी में शामिल हैं, ABCD समझाने लगे हैं। यह बात किसी ने नहीं की कि यह आज हमारी आखिरी रैली है, आखिरी चुनाव प्रचार है, अब हम घर बैठकर वर्चुअली करेंगे क्योंकि लोगों की जान की परवाह है हमें। देखिए, सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। आपने देखा होगा जिस तरह से कोरोना की पहली महामारी फैली, दूसरा जो ये आया था प्रकोप कोरोना का, उस समय भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मेहनत काबिले तारीफ है। हर जिले में जाना, वहां जाकर के हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं देखना, कोरोना वार्ड में जाना, यहां तक कि मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हम जनता के साथ हैं, पूरी तरह से संवेदनशील हैं, और जो नियम सरकार लागू करेगी कोरोना को लेकर के, उसका हमारी पार्टी अक्षरशः पालन करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अजीत भाई बहुत प्रवचन कर रहे थे, कितने सारे नाम गिना रहे थे, यही सर्टिफिकेट जारी करते हैं अपराधियों का। अपराधी कौन है कौन नहीं है यही तो तय करेंगे, अदालत का काम भी इन्होंने ले रखा है। इतने मुकदमे हमने वापस नहीं लिए भाई, थे। आप अपनी तरफ देखिए ना, हमारे मुख्यमंत्री ने और देखिए राजनीति में जब सरकार में आता है तो आदमी का चेहरा मालूम पड़ता है। 360 दंगे हुए थे मित्र आपकी सरकार में, 360 दंगे करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, एक दंगा नहीं हुआ। बताइए ना अजीज खान साहब, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक दंगा नहीं हुआ हो तो? अरे आपकी सरकार में ही क्यों दंगे होते हैं बताइए ना, पूछिए। 300 करोड़ आपके नेता के घर से बरामद हो रहे हैं। आप कल्पना करिए क्या किया है आपने उत्तर प्रदेश को। हंसराज गंगराम 6 महीने तक गायत्री लोकसभा में मुकदमा नहीं होता। 2017 में 32 हुआ, दंगा हुआ। आप कहां ले गए उत्तर प्रदेश को? सोचिए, बीमारू राज्य, पिछड़ा हुआ राज्य, इस उत्तर प्रदेश को बना करके आप गए। आज उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पे है, आज उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे है, आज उत्तर प्रदेश आपके राज में हुआ है, एक सबसे आगे बढ़ रहा है। तो पेट में दर्द आपके होता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, आज काशी के अंदर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भ्रष्टाचार शासन में से खत्म हो गया है। केंद्रीय मंत्री है तो आपकी दुकान में क्या दावा किया? आपके पास जानकारी है? साइकिल आता किसी मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य पर आरोप लगा करके दिखा दे ना। आपने तो लूटने का काम किया था मित्र उत्तर प्रदेश को, ये जनता जानती है। अच्छा, डॉक्टर अजीज खान और राजेश चौधरी जी, ये बताइए कि ये इस वक्त ये क्रूशियल टाइम चल रहा है जब यूपी को कोरोना राज्य घोषित कर दिया है, अभी इस वक्त इन बातों की जगह है क्या? ये मुनासिब है ऐसी बातें करना? आपको बात करनी चाहिए कोरोना की, चुनाव आयोग की टीम वहां पर है, इस भीड़ को कैसे रोके, हमें वोट से ज्यादा लोगों की जान की परवाह, ये बातें करनी चाहिए, लेकिन दोनों पार्टी की तरफ से कोई बात ऐसी नहीं कही जा रही है। 1 मिनट में अपडेट ले लेती हूँ लखनऊ से, आ रही हूँ डॉक्टर अजीज खान, आ रही हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। अशोक तिवारी, क्या यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है, तो क्या चुनाव आयोग की टीम, अब राजीव कह रहे हैं कि चुनाव तो नहीं टाले जा सकते, जल्द तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन क्या नियमों में कुछ बदलाव हो सकता है? रैली, रोड शो, ये जो सब चल रहा है, इनमें कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, अभी फिलहाल चुनाव आयोग की टीम के साथ जब बैठक हुई थी राजनीतिक दलों के साथ, तो उस दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी और चुनाव आयोग की तरफ से भी इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक दलों से उनकी राय ली गई है। लेकिन जो बात अभी राजीव जी ने कही थोड़ी देर पहले कि चुनाव उत्तर प्रदेश में फिलहाल टलने वाले नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अपने समय पर ही होंगे। और आप देखिए कि 3 दिनों के दौरे पर चुनाव आयोग की जो टीम आई है उसने ये जरूर कहा है, और राजनीतिक दलों से भी, और राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग से कहा है कि कोविड का जो संक्रमण कई जगहों पर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, उसके मद्देनजर कोई अलग से
गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाए और उसका सभी लोग पालन करें। दूसरी बात यह भी है कि आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात की जाए, हालांकि बहुत ज्यादा संक्रमण अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन बावजूद उसकी सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से कहा, नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में पहले से ही लागू है, आप देख रही हैं, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है। इसके अलावा लोगों से लगातार मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर आपको संक्रमण से बचना है तो तमाम सारे जो कोविड के प्रोटोकॉल्स है उसका आप पालन करिए। तो अभी शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा सख्ती देखने को तो नहीं मिल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से भी और राजनीतिक दलों की तरफ से भी कोई सकारात्मक पहल कोविड के संक्रमण को लेकर जरूर देखी जाएगी ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। ठीक है, लेकिन जनता यह भी पूछ रही है, हमारे पे तो सब पे कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन नेताओं की रैली और रोड शो पे कर्फ्यू कब लगेगा? ये दूसरा सवाल हम लगातार सामना कर रहे हैं। नेता भले ही ना कर रहे हो क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ वोट बैंक पर उनका फोकस है, निशाना है। राजीव, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रही थी, आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में ये भी हमारा पॉइंट है, बीजेपी का फोकस पूर्वांचल पे ज्यादा लग रहा है। क्या इधर वेस्टर्न यूपी में हालत पतली है क्या बीजेपी की? इस बार ज्यादा फोकस उधर ही हो रहा है, करोड़ों की सौगातें दी जा रही हैं। देखिए विपनेश, मैं तो सब तरफ जाता रहता हूं। जब मैं पूर्वांचल जाता हूं तो पूर्वांचल में बीजेपी या विरोधी दल वाले कहते हैं कि बीजेपी की हालत पूर्वांचल में बहुत खराब है, और बीजेपी वाले कहते हैं कि पश्चिम में बीजेपी की हालत बहुत मजबूत है। जब मैं पश्चिम जाता हूं तो विरोधी दल वाले कहते हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, पश्चिम वाले कहते हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी बहुत। दरअसल ये इतना बड़ा राज्य है कि कौन चीज कहाँ है, हर पॉकेट के अलग अलग अपने राजनीतिक समीकरण हैं। लोकसभा चुनाव की स्थितियां बिल्कुल उलट होती हैं। देश नरेंद्र मोदी की तरफ देखता है और इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री पद के लिए मुझे लगता है कि निकट भविष्य में अभी कोई उनके सामने खड़ा नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरा देश एक दिशा में वोट करता है, ऐसा मैंने देखा है और मैं ये बार बार कहता भी हूँ। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर है और बीजेपी को ये बात अच्छी तरह से पता है। इसीलिए बीजेपी इस चुनाव को बहुत चुनौती के तौर पर देख रही है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने पहले कोई कितना भी बड़ा राजनीतिक पंडित हो वो ये नहीं कह सकता था कि 3 महीना पहले अखिलेश यादव इतनी मजबूती से उभरेंगे और एकदम आमने सामने की टक्कर लेंगे। अखिलेश यादव ने, मैं ये कहने में भी गुरेज नहीं रखता कि पिछले 4, 5, साढ़े 4 वर्षों में ऐसा कोई बहुत संघर्ष या संग्राम भी नहीं छेड़ दिया है जो यहाँ तक वो पहुंच गए। असल में तत्कालीन परिस्थितियां बहुत जिम्मेदार होती हैं कि ये राजनीतिक दलों के जो चुनाव होते हैं, और परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि अखिलेश यादव एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं और ये चुनाव 2 तरफा होता चला हुआ जा रहा है। गाजीपुर में समीकरण अलग है, आजमगढ़ के समीकरण बिल्कुल अलग है, अंबेडकर नगर के समीकरण बिल्कुल अलग है, गोरखपुर का समीकरण बिल्कुल अलग है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के बहुतायत जिलों में ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के मजबूत वोटर के तौर पर है, वहीं गोरखपुर और आसपास के इलाकों का अगर आप देखेंगी तो वहां का गोरखनाथ मंदिर और ब्राह्मणों का 36 का रिश्ता रहा है, प्रभावशाली ब्राह्मणों का, राजनीतिक ब्राह्मणों का। तो वहां परिस्थितियां दूसरे तरह की है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आप देखेंगी, सहारनपुर में दूसरी बात है, मुजफ्फरनगर में दूसरी बात है, मेरठ में दूसरी बात है और गाजियाबाद नोएडा में बिल्कुल दूसरी बात है। तो गाजियाबाद में जो होगा, जो नोएडा में होगा, वही शामली में होगा, वही बागपत में होगा, वही सहारनपुर में होगा, ऐसा नहीं है। तो हर जगह की स्थितियां और उम्मीदवार बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो पूर्वांचल में निश्चित तौर पर जो पिछड़ों का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। और अगर आप ये भी देखें कि 44 और 19 63 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें सपा बसपा को कहां मिली तो आपको पूर्वांचल मिलेगा, जहां आजमगढ़ जैसे है वहां 10 में से 9 सीटें सपा बसपा जीत चुकी है। तो इस तरीके से पिछली 2017 की लहर में 9 सीटें जीती है, तो आप समझ लीजिए कि उधर क्या समीकरण है। लेकिन अगर आप बुंदेलखंड जाएंगी तो बुंदेलखंड में सपा बसपा का खाता ही नहीं खुला, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत गई। तो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस पूरे इलाके में अखिलेश यादव और बीजेपी दोनों जो है बराबर की टक्कर से लड़ रही हैं। लेकिन बीजेपी के पास हिंदुत्व, मंदिर, विकास, मोदी, योगी सबका चेहरा है। अखिलेश यादव के साथ सामाजिक समीकरण ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव खुद है। तो ये सामाजिक न्याय वर्सेस हिंदुत्व और विकास की कॉकटेल
इसी के बीच चुनाव हो रहा है। देखिए किसका पलड़ा ज्यादा। चलिए इसी पर मैं आखिरी कमेंट ले लेती हूं दोनों गेस्ट से। पहले राजेश चौधरी जी आप बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल योगी जी का शासन देखा है, 7 साल से केंद्र के अंदर मोदी जी का शासन देख रही है, और जिस तरह से देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी ने बढ़ाया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल करके लेकिन इस बार मोदी जी नहीं राजेश जी, योगी जी चेहरा है उत्तर लॉ एंड प्रदेश ऑर्डर की स्थिति अच्छी हुई है। आज यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टर आकर के पैसा लगाने का काम करता है, उद्योग धंधे लगाने का काम करता है। आज रात में भी आप निर्भीक होकर के किसी रोड पर जा सकती हो, नहीं तो हाईवे जाम हो जाते थे। रात में अपराधियों के डर से लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। बहुत अच्छी तरह से जनता जानती है और ये तय कर चुकी है कि योगी आदित्यनाथ जी पुनः से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। डॉक्टर देखिए विपिनेश जी, ये बिल्कुल कोरोना की बात ठीक है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को अनाथ छोड़ गए, पश्चिम बंगाल में चले गए, यहाँ लाशें बही हैं, लाशें जलाई नहीं जा सकी हैं। ये कोरोना का दुहाई ना दे कितना इन्होंने इंतजाम किया। 800 का जो इन्होंने कहा हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा रहा। नीति आयोग की भी परसों रिपोर्ट आई है, हेल्थ इंडेक्स में हल्ला न करिए, हेल्थ इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा योगी शासन में बहुत कुछ हो गया। मैं कहना चाह रहा हूं कि रात में पीएम आप समझिए संदेश देते हैं, रात में तमाम कोरोना पे प्रवचन सुनाते हैं, सुबह मीटिंगें लगती हैं। ये इनका है चाल चरित्र और चेहरा। देखिए ये ना कोरोना पे बात कर सकते हैं, ना ये उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पे बात कर सकते हैं। इनका चेहरा बहुत दागदार हो गया है, इनका चेहरा दागदार हो गया है। जनता को छोड़ दिया जाए। अच्छा ठीक है, मैं दोनों से एक फेयर सवाल करती हूँ। डॉक्टर अजीज खान और राजेश चौधरी जी बड़ा स्पष्ट जवाब दीजिएगा। एक मिनट राजेश चौधरी जी, डॉक्टर अजीज खान एक फेयर सवाल करती हूँ। एक मिनट डॉक्टर अजीज खान आपसे पूछ लेती हूँ। चलिए आपसे ही पूछ लेती हूँ। मुझे ये बताइए कि अभी कोरोना को माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है, तो आपको लगता है कि अभी चुनाव टाल देने चाहिए, चुनाव प्रचार वर्चुअली शुरू कर देना चाहिए इस हालत में? क्या कह रहे हैं आप? ये मुझसे सवाल कर रहे हैं विपिनेश जी? जी दोनों से पहले आप बताइए कि वक्त है कि अभी चुनाव टाल देने चाहिए कोरोना को देखते हुए। देखिए 2-3 सवाल है। अगर चुनाव आप टाल देते हैं तो आज जो परिस्थितियां हैं, ये जरूरी नहीं कि 4 महीने बाद और बेहतर परिस्थिति हो जाएगी। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चुनाव अपने समय पे होना चाहिए। नहीं 2 महीने अगर पीछे कर दे तो क्या पता कोरोना का जो कहर है वो कम हो जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ सावधानी बरतनी चाहिए। हेल्थ आप बरत रहे हैं सावधानी, मजबूत करना चाहिए, आप बरत रहे हैं सावधानी। आप देखिए ना, शक्ति प्रदर्शन उसको कहा जा रहा है, लाखों की भीड़ हमारे रोड शो में और उसमें विकास यात्रा में पहुंची है, उसको आप एक बहुत खुशी के तौर पर ले रहे हैं कि देखिए ये शक्ति प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी है। लेकिन जो कोरोना बीच में है उसका कुछ आपको नजर नहीं आ रहा। यही सवाल मेरा राजेश चौधरी से है। राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए कि अगर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो आप फेवर में हैं कि चुनाव को थोड़े वक्त के लिए टाल दिया जाए? रैलियां कर रहे हैं, पूछ रही हूँ मैं डॉक्टर अजीज खान, मैं पूछ रही हूँ, वही सवाल इनसे पूछ रही हूँ। गंभीर है कोरोना को लेकर के, सारे इंतजाम किए जाएंगे। कोरोना को कैसे रोका जाए इसके लिए सरकार बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है। अब चुनाव अपनी एक संवैधानिक बाध्यता है, चुनाव तो मैं नहीं समझता टालना, और हो सकता है जैसे अजीज भाई कह रहे हैं आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ गया। और ये भीड़, ये जो रोड शो रैलियों में भीड़ आपकी बढ़ रही है, बीजेपी की रोड शो रैलियों में भीड़ जिससे कोरोना फैल रहा है, लोगों की जान पर बनाई है, उसका क्या? उसके लिए सावधानी कहां बरत रहे हैं? कोई भी पार्टी पहल नहीं कर रही है, किसी ने आके सर नहीं कहा, ना तो समाजवादी पार्टी ने किया, ना कांग्रेस ने, ना आपने, किसी ने पहल नहीं की आगे। चलिए ठीक है, मुझे पता था कि मेरे सवाल का जवाब किसी भी नेता के पास नहीं है। सभी को वोट की चिंता है, भले ही बातों में लोगों की जान की चिंता दिखा रहे हूं। वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।